गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। आज हम लोग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का पार्ट 3 और अंतिम पार्ट देखने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मतलब जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है, तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है और साथ ही साथ इसको दूर करने का प्रयास एवं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो पुराने अभी समय में जो घटना घटा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो कौन कौन से कासेस हैं उसको कैसे दूर करें और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो केसेस हैं अभी तक हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे कुछ अनुभवी उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं जो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है और देश के लिए बहुत बड़े हानि की तरह है। चलिए चलते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला केस को हम देखते हैं जो कि ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है इसके बारे में। कौन सा केस है? निर्भया केस। इसको फर्स्ट नंबर में रखने का कारण भी यही है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था जो कि हमारा कैपिटल है, आप सभी को पता है ना। तो यह जो घटना है वो 16 दिसंबर 2012 को रात 9:54 पे घटित हुआ था। 16 दिसंबर 2012 को 9:54 पे ये घटना हुई थी। निर्भया जो है ये भारतीय सद्भावना को और कानून को ध्यान में रखकर उसका परिवर्तित नाम है। इस तरह के केसेस में जो पीड़ित हैं उनके नाम को परिवर्तित किया जाता है और सद्भावना के भाव से, कानून के भाव से, ठीक है। तो इसमें जो निर्भया है और उसके एक साथी मित्र हैं, दोनों बस में सफ़र कर रहे थे घर जाने के लिए। तो उस दौरान जो है बस में 5 लोग और उपस्थित थे, ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि मिला के। तो उन सभी लोग निर्भया को देखकर गलत कमेंट करने लगे थे, कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे थे, जिससे उसका जो साथी है, जो लड़का साथी था, वो नाराज हो गया और उस बदले में विरोध करना चाहा। तो उन पांचों ने उसको बुरी तरीके से चोटिल कर दिया, जख्मी कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने निर्भया के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसमें निर्भया जो है बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इन्होंने उससे भी ज़्यादा दरिंदगी हरकत करने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत व्हील जैक का जो रॉड होता है उसको जो है उसके प्राइवेट पार्ट को जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिए। फिर इन लोग आनन फानन में उसको एक ऐसे स्थान पे जहाँ आदमी लोग नहीं थे वहाँ पे उसको फेंक कर भाग गए। फिर उसके बाद यहाँ पे पीड़िता को जैसे ही देखा गया, उसको एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, सफदरगंज हॉस्पिटल, ये सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में उसको भर्ती करा गया, लेकिन वहाँ पे उसका कोई सुधार ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से उसको 26 दिसंबर 2012 को कहाँ रिफर कर दिया गया? माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर। दिल्ली से सीधा उनको सिंगापुर रिफर कर दिया गया माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में, जहां पे वो 29 तारीख को उसकी जो है मौत हो गई। समझ रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम रहा होगा जिस कारण से वो नहीं सह पाई और 29 तारीख को हम सबको छोड़कर वो इस दुनिया से चली गई। 30 दिसंबर 2012 को उनका जो फ्यूनरल अंतिम संस्कार जो है वो दिल्ली पुलिस की देख रेख में दिल्ली में अंतिम संस्कार उसका किया गया, ठीक है। अब उन आरोपियों का क्या हुआ, 5 आरोपियों का? तो उसमें से एक व्यक्ति था, कौन? राम। ये जो राम है वो तिहाड़ जेल में इसको रखे थे। जब केस दायर हुआ, ये सब चीज इन लोग को पता चला, तो इन्होंने तिहाड़ जेल में 11 मार्च को 2013 की बात है ना, 11 मार्च 2013 को इन्होंने क्या कर दिया? सुसाइड कर लिया। इन्होंने सुसाइड किया, लेकिन इसके घर वाले और इनके वकील ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जेल में उसकी हत्या की गई थी, ठीक है।
तो राम एक जने उस समय चले गए। अब उसके बाद फिर हमारे पास 4 लोग और बचते हैं। वो 4 लोग कौन कौन है? उनमें से एक मुकेश था, एक पवन था, एक अक्षय था। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का क्या हुआ फिर उसके बाद इन सबको 20 मार्च को 2020, सोचिए कितना लंबा लड़ाई लड़ने के बाद 20 मार्च 2020 को उसमें भी से एक व्यक्ति जो था, एक लड़का जो था, वो अपना प्रमाण पत्र दिखाया। तो उसको क्या बोला गया? ये नाबालिग है बोल कर उसको 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। जो 20 मार्च 2020 को जो है उसका फाइनल रिजल्ट आया और उनको जो है 5:30 में फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई, है ना। तो इस तरीके से हमको यहाँ देखने को मिलता है कि निर्भया केस जो है काफ़ी क्रिटिकल मामला था और बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, बहुत जगह महानगरों में इसका विरोध होने लगा। और इस विरोध को देखते हुए वहाँ पे जब इनके साथ एक घटना घट चुकी थी तो मरणोपरांत इनको सम्मान भी मिला है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 2012 में इनको एक सम्मान दिया गया था, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। अमेरिका ने भी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड इनको दिया था 2013 में। और यहाँ तक कि महिला आयोग ने अपने नए भवन का जो शिलान्यास है या आधारशिला रखा, उसका नाम भी निर्भया भवन के नाम से रखा था। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आपको आसिफा केस आप लोग सुने होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। ये भी हाल ही का है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना। आसिफा जो है 8 साल की बच्ची थी। 8 साल की बच्ची थी। इनके पिता जो है ना मोहम्मद यूसुफ थे। ये बच्ची जो है अपने घोड़ों को चराने जंगल में जाती थी। ये प्रतिदिन की तरह 10 जनवरी 2018 को कहाँ गई? जंगल गई अपने घोड़ों को चराने के लिए। और ये 10 जनवरी से ही लापता हो गई। 17 जनवरी को इसकी लाश जो है पुलिस को मिली। कुछ लोगों का मानना है, बताया जाता है, या उन्हीं जो आरोपी हैं, इसके 7 से 8 आरोपी हुए, जिनमें से 6 को सज़ा सुनाई गई, 3 को उम्र कैद मिला है और 3 को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है पठानकोट न्यायालय द्वारा, जो कि जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है, कठुआ जिले से। तो कठुआ जिले की रसाना गांव की 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये भी सोचने वाली बात है ना। क्योंकि वो तो छोटी सी बच्ची है और ये जाति, पॉलिटिक्स, धर्म, ये सब के नाम पर हम छोटी सी बच्ची का बलि वहाँ पे चढ़ा दिए। बच्ची किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, या ईसाई का हो, या कोई भी पर्टिकुलर जाति का हो, बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं। सरकार ने ऑलरेडी हमारे लिए योजना बनाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम लोग ये क्या करने जा रहे हैं, ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। और इस तरीके की दरिंदगी नहीं करनी चाहिए। खुद प्रशासन के कुछ आदमी इसमें मिले हुए थे, ऐसी आशंका जताई गई। फिर उसके बाद इसके लिए जब चार्जशीट तैयार करना था तो उसके लिए भी वकीलों ने बहुत सारे रोड़े अटकाए। लेकिन अंतिम जो फैसला है, सीबीआई को भी कुछ नहीं करने दिए थे। अंतिम जो फैसला है उसमें उन लोग को उम्र कैद और 25 साल की सजा हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट केस के बारे में बात करेंगे। आसिफा का खास जो मैटर यहाँ पे ये है कि 10 से 17 के बीच उसको अपहरण करके एक मंदिर में रख दिया गया था, प्रार्थना कक्ष में, जहाँ पे 4 दिन तक उसको बेहोश रखा गया था। बार बार उसके साथ रेप किया गया। इसमें कुछ नाबालिग लोग भी शामिल थे। तो इस तरीके की घटनाओं को न केवल बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, बल्कि बच्चे तक इसमें शामिल हो जा रहे हैं। हम लोग 4-5 स्पेशल फैक्टर्स को देखेंगे, है ना। उसके अंतर्गत अगला पॉइंट की बात मैं बात करूँ, आप लोगों को एक अभी हाल की घटना जो है पता होगी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी रेप एंड मर्डर केस। कहाँ की हैं ये? हैदराबाद की हैं। ठीक है, 29 नवंबर 2019
29 नवंबर 2019 को, ये एक्चुअल में कौन है, पशु चिकित्सक है, ठीक है, वेटनरी की डॉक्टर थी, पशु चिकित्सक थी, और रोज की तरह अपने काम से लौटकर वापस आ रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसने अपने बहन को भी फ़ोन करके बताया था कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब 4 बदमाशों ने मिलकर, जिसमें एक का प्रमुख नाम जो गुनाहगार है मोहम्मद आरिफ है ना, उनका नाम सामने आता है, उन लोगों ने मिलकर 29 नवंबर 2019 को न केवल उनके साथ रेप किया बल्कि उसको जान से भी मार दिया, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे ये कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाए चारों आरोपी जो हैं, उनसे पहले ही इनको हैदराबाद पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया, चारों आरोपी का। हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि वो पुलिस वाले सही किए गलत किए या सरकार को ध्यान देना था। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे कानून में भी ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे इन सारी चीज़ों का जो फैसला है तुरंत आ सके। तुरंत नहीं आता, 10 साल 20 साल 25 साल तक केस लटक जाएगा, तो उसमें ये लोग तो अपना काम कर लेंगे और जीवन भर जीते भी रहेंगे और जाने वाला तो चले गया, है ना भाई। तो इसमें त्वरित रूप से कोई निर्णय लेना चाहिए और सरकार पे भी भरोसा करना चाहिए, कानून पे भी भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हुआ मतलब जैसे को तैसा कर दें, ऐसा हमारा कानून नहीं कहता। हमारा कानून ये कहता है कि कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है। जहाँ पे कठोरता की जरूरत है वहाँ जरूर कठोरता करेंगे। जैसे कि पिछले वाले केस में उम्र कैद हुआ, उससे पिछले वाले केस में फांसी हुआ, लेकिन लचीलापन भी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ज़बरदस्ती कोई किसी को फंसा दिया, तो उस कंडीशन में लचीलेपन की भी आवश्यकता होती है हमको, है ना भाई। तो चलिए, पहले सोन कुंवर नाम की एक महिला थी, सोन कुंवर सती कांड इसको बोला जाता है। इसमें कोई खास बात है क्या, ये जो जगह है वो राजस्थान का नागौर जिला है। नागौर जिले के एक छोटे से गांव निमड़ी में होली के एक दिन पहले का समय 29 फरवरी 1980 29 फरवरी 1980 को जो है इनके पति जो है 75 वर्ष के थे। नाम उनका था सुगुन सिंह। 75 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु उपरांत ये जो सोन कुंवर हैं, जिनका उम्र जो है 65 ईयर्स था, 65 वर्षीय सोन कुंवर ने खुद को पति के साथ सती होने की बात कही। और इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को बुला लिया और पूरे लोगों के सामने यह बात रखी, और लोगों ने भी कायरतावश इस बात को सुनकर और उसकी बातों को मानकर उसको उसके पति के साथ जिंदा जला दिया। जिंदा जलाते समय जब वो जल रही थी तब सब लोग राम 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 बात कर रहे थे। ये कहाँ का न्याय है, कहीं ना कहीं महिला हिंसा की ओर अग्रसित होते हैं। मानते हैं कि उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की थी, लेकिन क्या किसी को इस तरीके से स्वयं की भी जान लेने का अधिकार है? नहीं है। हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में तो इस तरह की चीजें नहीं है। इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु का भी एक अपना अलग दायरा है, एक अलग केस है ना भाई। तो ये सारी चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। एक अन्य घटना जो है मैं मुख्य रूप से और इसमें डालना चाहूँगा 5वें नंबर में, वो है रूप कुंवर सती मामला। रूप कुंवर सती मामला जो है, रूप कुंवर सती मामला जो है वो इससे 7 साल मतलब 1987 के आसपास, 1987 में जो है ये रूप कुंवर जो है उसके साथ एक घटना घटी थी। एक्चुअल में क्या है, इनके पति की मृत्यु हो गई। शादी को 8 महीने ही हुए थे और इनकी पति की मृत्यु हो जाने के बाद इसके देवर पुष्पेंद्र सिंह ने जबरदस्ती इसको सती होने के लिए बाध्य किया। लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन उसका कोई भी अर्थ या फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फलतः रूप कुमार जो है अपने पति के साथ यहाँ पे सती हो गई। अब देखिए, सती प्रथा को कब से बोला जाता है कि अंत हो गया है। राजा राम मोहन राय जी ने इनका जो है
खात्मा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी के लेटेस्ट जनरेशन के लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है ये सब चीज़ें। एक महिला जो है अपने पति जो कि आईपीएस थे, उन पर केस दायर किया गया है कि उनके द्वारा जानवरों से भी बदतर व्यवहार उनकी पत्नी के साथ किया जाता था और बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करूं तो हमारी पूर्व महिला हॉकी टीम की जो कप्तान थी, है ना, वाइखोम सूरजलता देवी उनका नाम है, उन्होंने अपने पति पर केस दायर किया था कि वो कहीं ना कहीं मेरे साथ महिला हिंसा किया जा रहा है करके। तो देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर एक अच्छे पढ़े लिखे समाज में भी जब ये घटनाएं होती हैं ना, तो ये काफ़ी निंदनीय होता है। और जबकि इसके अपोजिट हम बात करें कि गाँव की या फिर छोटे कस्बों की बात करें, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि आज भी बहुत से लोग, लगभग 80 to 90% लोग गाँव के अपनी बेटी को देवी के रूप में मानते हैं, बहू को भी गाँव की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। लेकिन ये पता नहीं बड़े समाज में ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसी हरकतें हो रही हैं। ठीक इसी प्रकार से हरकत अभी हाल में ट्रेंड में थे, जिसमें छोटे बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव हो गए हैं। इंस्टाग्राम में एक जो है बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से एक उन लोग का ग्रुप चलता था, उसमें छोटी छोटी लड़कियों के बारे में, 16-17 साल की लड़कियों के बारे में अभद्र कमेंट, उनके पिक्चर्स इत्यादि शेयर किए जाते थे। तो यहाँ पे देखिए 16-17 साल उम्र के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे जो हैं इस तरीके का घटना को अंजाम देंगे। दिल्ली की बात है ये, है ना, जो कि हमारा कैपिटल भी है। तो वहाँ पे जब इस तरीके की घटनाएं घटेंगी तो सोचिए समाज का उत्थान कैसे होगा, आगे कैसे आएंगे और हम कैसे विकास करेंगे। हम सब तो इन सब चीज़ों में बट गए हैं अपने आप को, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कहीं और ही कर रहे हैं गलत तरीके से। तो कहाँ से देश का उद्धार होगा, कहाँ से परिवार का होगा, कहाँ से माता पिता को फक्र होगा, है ना भाई। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए और ऐसी चीज़ें ना हो, इसमें भूमिका ना केवल पेरेंट्स बल्कि टीचर और समाज के जितने भी एक्टिव व्यक्ति हैं उन सबको निभाना चाहिए। तब कहीं जाके हमारा जो समाज है या राष्ट्र जो है वो विकास की ओर जाएगा। चलिए हम लोग इसके कुछ कारण तो बहुत सारे हैं, है ना। causes of violence against women। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रहा है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ जल्दी से डाल देता हूँ, इलिटरेसी, अशिक्षा। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जल्दी से डाल देता हूँ, यौन आनंद की प्राप्ति। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, मनोविकार। चौथा पॉइंट मैं डाल देता हूँ, पितृसत्तात्मक समाज। और पांचवा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, कानून का भय न होना, भय न होना। और उसके बाद छठवां पॉइंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पुलिस प्रशासन के प्रति अविश्वास। ठीक है, सातवां पॉइंट मैं यहाँ पे डालूंगा, महिलाओं की सोच। ठीक है, और एक आठवां पॉइंट भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, आर्थिक कारण। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम लोग एक बेसिक 8 कारण को देखते हैं, है ना। इसमें सबसे पहला है अशिक्षा, है ना। महिला हिंसा जो है कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण अशिक्षा भी है। उसमें समाज भी की अशिक्षा मायने रखती है और महिलाओं की शिक्षा भी उसमें मायने रखती है। ठीक है, हम लोग दोनों को एक साथ देखने जा रहे हैं कि कारण भी और निदान भी। अशिक्षा कैसे कारण है, अशिक्षावश महिलाएं अपने हक को, अपने अधिकार को नहीं जान पाती हैं और इस तरीके से हिंसा की वो शिकार होते रहती हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो कैसे, अगर हम शिक्षित कर दें तो जाहिर सी बात है वो दूर हो जाएगा, है ना भाई। तो शिक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका दूर करने के उपाय साधन में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर दूसरा है यौन आनंद की प्राप्ति।
महिलाओं को केवल यौन आनंद की प्राप्ति का साधन ही समझा जाता है। कई लोग का विवाह करने का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि उनको अपने आगामी जीवन के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र चाहिए, और वो पुत्र किससे मिलेगा? महिला से मिलेगी। तो केवल उसको यौन प्राप्ति का साधन मान लिया जाता है। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है भाई? वो यौन आनंद की प्राप्ति का साधन ही नहीं है, केवल बच्चे पैदा करने वाली मशीन ही नहीं है, जो गलत सोच यहाँ पे चल रहा है, बल्कि वो जीवन में आपको इतना बड़ा जीवन है, उसमें आपको एक साथी की जरूरत है जो पल पल, हर पल एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े। ठीक जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, एक 2 व्हीलर बाइक है जिसमें 2 पहिए हैं, और उसमें से एक पहिया अपना काम करना बंद कर दे, या एक पहिए को हम हटा दें, तो क्या वो जीवन रूपी गाड़ी आगे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए दोनों का प्रॉपर समायोजन, साथ सहसंबद्धता बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो यौन आनंद की प्राप्ति का ही साधन नहीं समझना चाहिए इनको। अगला चीज है मनोविकार। कुछ व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। मानसिक रूप से बीमार रहने का कारण उसका वो है, शायद उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो पत्नी से, या फिर उसको कोई सेक्सुअल रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन या बीमारी हो जो मानसिक विकार में बदल चुकी है ना, जिस कारण से मनोविकार में आकर इस तरीके का कृत्य कर बैठता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी होती है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इनसे अभी जूझ रहे हैं, और निश्चित ही शिक्षा के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। अगला है पितृसत्तात्मक समाज। इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि पैट्रियार्किक सोसाइटी जो है वो केवल पैट्रियार्किक ना हो, बल्कि वहाँ पे मातृसत्तात्मक जो है ना, मातृसत्तात्मक को भी व्यवस्था में रखना चाहिए, तभी जो है दोनों बराबर अपना अपना जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। हम उसको बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिए हैं, और ये जो है एक्टिव फॉर्म में है, तो ये एक्टिव फॉर्म में है तो वो डीएक्टिव पार्ट को अपने वश में करने की कोशिश करता है, जो गलत है। उसके बाद है कानून का भय न होना। हमारे पास आईपीसी की विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं। संविधान में भी हमको बहुत सारे, लगभग 90 to 90% जो है महिलाओं के संबंध में है, और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में है, और क्षेत्रीय कानून भी है अलग से। उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में कानून के प्रति भय नहीं है। उनको पता है कि अगर मैं ये कृत्य किया, यदि मैं शराब बेचने गया, शराब को बेचा और मैं पकड़ा गया, तो मैं 2 दिन जेल में रहूंगा, तीसरे दिन छूट के आ जाऊंगा। चोरी किया, मैं 5 दिन जेल में रहूंगा, छठे दिन छूट के आ जाऊंगा। हत्या किया, मैं 7 साल के बाद बाहर निकल जाऊंगा। रेप किया, मैं 7 साल के बाद बाहर निकल जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है मनोविकृति के रूप में उनके अंदर बैठ चुकी हैं, जिस कारण से उनको कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। तो कानून को न केवल पूरी तरीके से लचीला होना चाहिए, बल्कि पूरी तरीके से कठोर भी होना चाहिए। इन सब से केस के संवेदनशीलता को देखते हुए उसको कठोरता भी होनी चाहिए और लचीला भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कानून का भय नहीं है, तो कुछ ऐसा उपक्रम करना चाहिए शासन को, प्रशासन को, कि कानून का जो भय नहीं तो कम से कम आदर ही करें, है ना भाई। हम किसी को डराने के लिए कानून नहीं बना सकते, लेकिन हाँ वो कानून ऐसा होगा जो स्व अनुशासन की ओर लेके जाएगा हमको, है ना। अगला पॉइंट है हमारा पुलिस प्रशासन के प्रति अविश्वास। पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगभग वर्ष 2015 में पुलिस के कस्टडी में रहते हुए ही लगभग 90 जो महिलाएं हैं उनका जो है इस तरीके का दुराचार हुआ था। तो सोचिए, ये तो शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति भी अविश्वास देखने को मिलता है। हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि प्रत्येक जगह का थाना या पुलिस जो है इस तरीके का कृत्य कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे एक छोटा सा भी पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज़ है वो भी देखने को मिलता है हमको समाज में। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं महिलाओं की सोच। महिलाएं खुद अपने आप को अबला, लाचार इत्यादि मान चुके हैं, समझ रहे। और ये सब उनकी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज जो है इसमें हावी हो रहा है। एक तरफ वो देवी के रूप में उसको पूजता है, और दूसरी तरफ घर में उसको एक महिला के रूप में हमेशा प्रताड़ित करता है, हिंसा करता है। तो इस तरीके की घटना भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर है नेक्स्ट है आर्थिक कारण। देखिए, पुरुष जो है अर्थ से परिपूर्ण है, और महिला जो है नहीं है उसके पास कोई अर्थ का साधन। तो इस कारण से भी वो पूरी तरीके से पुरुषों पर आश्रित हो जाती है, और आश्रित होने के कारण वो जो है विभिन्न प्रकार के हिंसा की शिकार हो जाती है। ठीक है, आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। आज हमने देखा है कारण, निदान और उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। सुरक्षित रहें, लॉकडाउन 4 का पालन करें।